सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट मैन हिटमैन्स हॉलीडे के बारे में। ये फिल्म एक्सीडेंट मैन का दूसरा पार्ट है। तो अगर अब तक आपने पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें, तभी ये फिल्म आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अंडरग्राउंड क्लब को देखते हैं और यहाँ पे डीजे बहुत ही तेज गाने बजा रहा होता है और सारे लोग झूम रहे होते हैं। लेकिन डीजे को लगता है कि पीछे की आग बहुत ही कम है, इसलिए वो स्टाफ्स को बुलाता है और कहता है कि यहाँ की आग को और भी ज्यादा बढ़ाओ। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग आग को बढ़ाने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट में इस डीजे की मौत हो जाती है। तब हमें पता लगता है कि जिस सिलेंडर से यहाँ पे आग लग रही थी उसी सिलेंडर पे बॉम्ब लगा दिया था माइक ने, क्योंकि माइक को इस डीजे का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और माइक इसी काम में माहिर है। वो किसी भी मौत को हादसा दिखा सकता है, इसीलिए ये काम माइक को मिला था और ये काम दिया था इस डीजे के मालिक ने, क्योंकि इसने अपने मालिक के साथ धोखा किया है और उसके बाद ये अपना अलग शो चला रहा था, इसीलिए इसके मालिक ने इसे मरवा दिया। फिर अपना काम करने के बाद माइक यहाँ से निकल पड़ता है और जाता है अपने घर पे। तभी उसका फोन बजता है। फिर उसे पता लगता है कि उसे अपना पैसा मिल गया। उसने डीजे को $42,000 के लिए मारा था और वो पैसे उसे मिल गए, इसीलिए वो खुश हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही अंदर आता है एक लड़की उस पर हमला कर देती है और वो उस पे एक के बाद एक पंचेस की ऐसे ही बारिश करने लगती है। माइक बचते जाता है लेकिन वो उसे बार बार मारती है और इसी तरीके से माइक के घर की सारी चीजें टूटने लगती है और माइक परेशान होने लगता है। इसलिए वो बार बार इस लड़की को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती। तब माइक देखता है कि वो लड़की उसे टीवी के ऊपर फेंकने वाली है। तब वो फिर से चिल्ला के उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर वो माइक को किक मारती है और वो जा करके गिरता है टीवी के ऊपर। तब वो उसे फिर से मारने जाती है। तब माइक कहता है फ्लर्टिंग बर्ड्स और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये इनका कोड वर्ड है। ये लड़की थोड़े समय पहले माइक को मिली थी एक बार में। इसका नाम है सूलिंग और माइक उससे पहली बार हांगकांग में मिला था। तब सूलिंग एक बॉडीगार्ड हुआ करती थी और उसने बहुत सारे लोगों को धूल चटा दिया था। और इस चीज को देखने के बाद माइक बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था कि सूलिंग एक बहुत ही बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट है। इसीलिए वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगी, और सूलिंग भी इस बात के लिए मान जाती है। तब से सू उस पे ऐसे ही हमला करती रहती है और वो जब भी आकर के माइक पे हमला करती है तब माइक उसे $1000 देता है और वो हर एक सप्ताह आती है उसके पास। और आज भी सू ने ऐसा ही किया था। फिर वो माइक से $1000 लेती है और कहती है कि जल्दी ही मुलाकात होगी, और इतना कहने के बाद यहाँ से निकल जाती है। तो माइक भी शाम में बाहर जाता है, लेकिन जब वो एक क्लब से गुजर रहा होता है तभी वो अपने पुराने दोस्त फ्रेड को देखता है, जिसे यहाँ के बाउंसर एक क्लब से बाहर फेंक रहे होते हैं। तब फ्रेड फिर से अपने अजीबोगरीब गैजेट्स निकालता है और वो एक बाउंसर पे आग छोड़ता है, लेकिन वो बाकी दो पे आग नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसकी गैस खत्म हो जाती है। और माइक इस चीज को देख लेता है और वो जानता है कि अब ये गार्ड्स पीटेंगे फ्रेड को, इसीलिए माइक यहाँ पे आ जाता है और वो एक एक करके सबको पीटने लगता है और फ्रेड को लेकर के भाग जाता है। फिर वो फ्रेड से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब फ्रेड कहता है कि हमारी कंपनी बंद हो चुकी है क्योंकि वहाँ के ज्यादातर कातिलों को तुमने मार दिया था, इसीलिए अब हमारे पास कोई भी काम नहीं है। हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तभी मुझे ऑनलाइन एक लड़की मिली और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। लेकिन अब अपनी कंपनी के बारे में सुनने के बाद माइक को बहुत दुख होता है, इसलिए वो फ्रेड को लेकर के जाता है अपने घर। और घर जाने के बाद जब वो अपने वार्डरोब के पास जाता है और कपड़े हटाता है तभी यहाँ पे फिर से सूलिंग आ जाती है और वो हमला कर देती है माइक पे। तब इस चीज को देख करके फ्रेड चिल्लाने लगता है, इसलिए वो फ्रेड को भी पीटती है। तब माइक लड़ने लगता है सू से और वो उसे उठाकर पटक देता है और फिर से कहता है फ्लर्टिंग बर्ड्स, इसीलिए अब सू शांत हो जाती है। तब माइक को पता लगता है कि सू के सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसीलिए उसे पहले आना पड़ा। फिर माइक उसे हमेशा की तरह $1000 देता है और सू यहाँ से निकल जाती है। तब फ्रेड कहता है कि उसे कैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है, क्योंकि हाल ही में उसने उसे $50,000 दिए थे। तब से वो उससे बात नहीं कर रही और वो गायब हो गई है। तब इस बात को सुनने के बाद माइक कहता है कि उस लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और अगर तुमने उसे $50,000 दिए हैं तब वो यहाँ से बहुत ही दूर जा चुकी होगी। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और ये दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। फ्रेड सारी चीजों को डिजाइन करता है कि ये लोग कैसे मारेंगे अपने अगले टारगेट को। फिर ये लोग पहुंचते हैं अपने अगले टारगेट के पास। तब वो अपने गार्डन में पानी दे रहा होता है, इसी बीच उसके ऊपर बहुत सारा पाइप गिर जाता है और यहीं पर उस आदमी की मौत हो जाती है। तब ये लोग पहुंचते हैं अपने और अगले टारगेट के पास। फिर जब वो गली में नीचे खड़ा होता है तभी माइक उसके सर पे गिरा देता है ऊपर से एक सीढ़ी और यहीं पर उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर वो लोग एक के बाद एक काम ऐसे ही करते रहते हैं। फ्रेड बार बार एक्सप्लोसिव्स को डिजाइन करता है और माइक उस काम को अंजाम देता है और इसी तरीके से ये लोग बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारे पैसे भी बनाते हैं और ये ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तभी फ्रेड को एक दिन एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और इसमें ये लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है दांते। लेकिन माइक इस लड़के को पहचानता है और वो जानता है कि दांते की माँ यहाँ की बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून है और अगर किसी ने भी उसके बेटे को मारा तब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसके बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऐसे ही अपने बेटे के लिए परेशान रहती है।
फिर वो फ्रेड को कहता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। फिर फ्रेड भी मना कर देता है। तभी एक बार फिर से सू हमला करती है यहाँ पे माइक पे, और वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। लेकिन लड़ने के बाद सू शांत हो जाती है। तब ये लोग एक साथ कॉफी पीने लगते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेड को पता लगता है कि सू पहले बॉडीगार्ड हुआ करती थी, वो भी नाइट क्लब्स में। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाता है और सू से मदद मांगता है कि कहीं सू ने इस लड़की को देखा हो, क्योंकि फ्रेड को इस बात का डर है कि कहीं उसे किसी ने किडनैप ना कर लिया हो। तब सू कहती है कि वो जरूर उसकी मदद करेगी। तब ये लोग निकल पड़ते हैं अपने अगले टारगेट को मारने के लिए। तभी हम इनके टारगेट को देखते हैं, जिसके घर का फोन बजता है। फिर वो जैसे ही अपने फोन को उठाता है, ऊपर से एक बाथटब गिर जाता है उसके ऊपर, और यहीं पर इस आदमी की मौत हो जाती है और माइक और फ्रेड का एक और काम पूरा हो जाता है। इसीलिए लोग खुशी में यहाँ की तस्वीरें लेने लगते हैं। तभी अचानक इन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक देता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जैसे ही इनकी आंख खुलती है, ये लोग अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और इनके सामने एक आदमी होता है जो इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है। लेकिन माइक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार खाने के बाद भी माइक सिर्फ हंसता है। तभी यहाँ पे आती है दांते की माँ, जिसे सारे लोग कहते हैं मिसेस जूजर, और वो बताती है कि मेरे बेटे पे हमला हुआ था और मुझे लगता है कि वो हमला तुम दोनों ने किया था, क्योंकि जब मेरा बेटा बार से बाहर आया और वो सिगरेट पी रहा था, तभी नीचे एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और वो बाल बाल बचा। अगर उसे कुछ हो गया होता तो अब तक मैंने तुम दोनों को मरवा दिया होता, और ऐसे काम सिर्फ तुम दोनों ही किया करते हो, इसीलिए मुझे लगता है कि ये तुमने किया है। तब माइक यहाँ पे सारे के सारे तर्क देता है और वो बताता है कि जिस दिन तुम्हारे बेटे पे हमला हुआ उस दिन हम लोग यहाँ पे थे ही नहीं, और जूजर को भी इस बात पर विश्वास हो जाता है। लेकिन वो कहती है कि हम फ्रेड को बंधक बना करके रखेंगे और तुम्हारा काम ये है कि तुम उस आदमी के बारे में पता लगाओगे जो मेरे बेटे को मरवाना चाहता है। तब तक फ्रेड हमारे पास रहेगा। और इतना कहने के बाद वो गाड़ी से ले जा करके माइक को रोड पे फेंक देते हैं। तब माइक पहुंचता है बार में और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है बिग रे से, और रे को देखने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तब रे यहाँ पे एक लेटर देता है और ये लेटर लिखा था फ्रेड ने, और उसने सारी बात बताई थी कि इन लोगों ने कितने पैसे कमाए। तब रे कहता है कि तुमने मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवा दिया, तुमने सारे कातिलों को मार दिया और उसके साथ साथ तुमने कस्टमर्स को भी मारा, इसीलिए मेरा धंधा मंदा हो गया। उसके बाद तुम यहाँ आ गए और फ्रेड के साथ मिल करके तुम इतने सारे पैसे बना रहे थे, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया और ना ही मुझे कुछ भी पैसा दिया। तब इन बातों को सुनने के बाद माइक माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आपको बताने वाला था, लेकिन यहाँ का धंधा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपका जितना भी हर्जाना हुआ मैं उसे भरने को तैयार हूँ। तब इस बात को सुनने के बाद रे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, जितना भी मेरा अब तक नुकसान हुआ है तुम उसका डबल पैसा भरोगे, और उसके साथ साथ मेरे अगले टारगेट को खत्म करने में भी तुम मेरी मदद करोगे, और मेरा अगला टारगेट है दांते। तब इस बात को सुनने के बाद माइक चौंक जाता है और उसे पता लगता है कि दांते पे हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि रे ही था। इसीलिए वो उसे समझाता है और कहता है कि दांते की माँ के पास फ्रेड है, इसीलिए हमें उसे नहीं मारना चाहिए। तब रे कहता है कि उसे मारने के लिए यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं आया हूँ, मेरे अलावा 6 और कातिल यहाँ पे आए हैं उसे मारने, और जो भी उसे मारेगा उसे $15 मिलियन मिलेंगे, इसीलिए अब शायद उसे बचाना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने उसकी घड़ी में एक ट्रैकर लगाया है, इसीलिए मुझे पता है कि वो कहाँ पे है, और अब मैं उसे मारने जा रहा हूँ, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। इसीलिए अब माइक यहाँ से निकल पड़ता है और वो पहुँचता है एक क्लब में जहाँ पे दांते गाना गा रहा होता है। फिर माइक जाने लगता है दांते के पास, तब उसके गार्ड्स उसे रोक देते हैं। तो माइक पूरी बात बताता है गार्ड्स को और कहता है कि उसके घड़ी में ट्रैकर लगा है और उससे कातिल उसे ट्रेस कर रहे हैं, और अगर उसने घड़ी नहीं उतारा तब जल्दी ही यहाँ पे बहुत सारे कातिल आएंगे और वो उसे मार देंगे। तब दांते कहता है कि मैं इस घड़ी को नहीं उतारूंगा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये गिफ्ट में दिया था। लेकिन अब गार्ड्स भी कन्विंस हो जाते हैं माइक से, इसीलिए सारे लोग उसकी घड़ी को उतारने लगते हैं। लेकिन दांते बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए वो घड़ी को निगल जाता है और कहता है कि अब इस घड़ी को कोई भी अलग नहीं कर सकता, इसीलिए सब परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसे देख करके सब चौंक जाते हैं। फिर जब एक गार्ड आगे बढ़ता है तभी यहाँ पर हम एक और कातिल को देखते हैं जिसका नाम है फ्रेया, जिसे सारे लोग एंजल ऑफ डेथ भी कहते हैं, और अब वो एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लगती है। उसका निशाना अचूक है और उसके साथ साथ वो एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर है, और माइक इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो दांते को लेकर के भागने लगता है और फ्रेया एक एक करके सबको मारने लगती है। फिर वो जाती है दांते के पीछे, तब माइक उसी का इंतजार कर रहा होता है, इसलिए वो फ्रेया पे हमला कर देता है। वो सबसे पहले उसके बंदूक को छीनता है और फ्रेया पे बार बार हमला करने की कोशिश करता है। तभी दांते बाहर आ जाता है और फ्रेया उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन माइक एक बार फिर से दांते को बचा लेता है। फिर यहाँ पे हमें पता लगता है कि फ्रेया को पहले से जानता है माइक, इसलिए वो फ्रेया को कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम इस मिशन को छोड़ो और यहाँ से दूर चली जाओ। लेकिन फ्रेया कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा पिछला मिशन मैं पूरा करने ही वाली थी, लेकिन तुमने उसे पहले मार दिया और तुम्हारी वजह से मैं एक और मिशन नहीं छोड़ने वाली।
इसीलिए वो फिर से हमला करने लगती है यहाँ पे माइक पे। लेकिन माइक कोई साधारण कातिल नहीं है, वो जानता है कि उसे कैसे बचना है और कैसे लोगों को मारना है। इसलिए वो फ्रेया पे भारी पड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है और नीचे गिराने के बाद उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन वो गोली नहीं चलाता बल्कि बंदूक फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक और मौका है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। तभी फ्रेया देखती है कि अब माइक ने बंदूक फेंक दिया है, इसीलिए वो अपने चाकू को बाहर निकाल लेती है और फिर से हमला करने लगती है माइक पे और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। तभी यहाँ पे दांते फिर से आ जाता है और फ्रेया उसे देख लेती है, इसीलिए वो उस पर हमला करने लगती है और इसी बीच वो दांते को बेहोश भी कर देती है और वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी माइक यहाँ पे फिर से आ जाता है और इस बार उसे ना चाहते हुए भी फ्रेया को मारना पड़ता है, इसीलिए वो उसके सर में चाकू घुसा देता है और यहीं पर फ्रेया की मौत हो जाती है। तब माइक यहाँ पे दांते को लेकर के बाहर निकलता है और वो कॉल करता है जुजर को और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मैंने कातिल को मार दिया है। तब जुजर कहती है कि मेरे बेटे को लेकर के एक सेफ प्लेस पे आओ, तब मैं फ्रेड को छोड़ दूंगी। लेकिन अभी भी दांते यहाँ पे माइक की एक भी सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए माइक उसे बार बार थप्पड़ मारता है और अंत में उसे लेकर के जाता है एक फार्मेसी और वहाँ पे पेट खराब करने वाली दवाई खिलाता है ताकि दांते के पेट से वो घड़ी बाहर निकल जाए और उसे कोई भी ट्रेस ना कर सके। लेकिन जब माइक उसे लेकर के जा रहा होता है तभी उसका सामना होता है एक और कातिल से जिसका नाम है एंडी और वो हमला करने लगता है यहाँ पे माइक पे और दांते को भी मारने की कोशिश करता है। तो माइक सबसे पहले एंडी को जख्मा देता है और वो ले जा करके दांते को छुपा देता है और आकर के उससे लड़ने लगता है। लेकिन एंडी एक बहुत ही खतरनाक कातिल है, वो बार बार माइक को मारने की कोशिश करता है। वो अपने सारे शिकार को अपने कुल्हाड़ी से मारता है और माइक भी इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो एक आयरन रॉड उठाता है और उससे अपने आप को बचाने लगता है और बीच बीच में वो एंडी को घायल भी करता है। तब एंडी उसके हाथ से रॉड नीचे गिरा देता है, तब माइक उसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है और उसी से बार बार उसे घायल करने लगता है। लेकिन एंडी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके पेट पर भी घाव देता है, फिर भी एंडी लड़ते रहता है। तो माइक समझ जाता है कि इसे मारने के लिए इसके सर पे वार करना पड़ेगा, इसीलिए वो उसके गर्दन में चाकू घुसा देता है और यहीं पर एंडी की भी मौत हो जाती है। तो माइक दांते को बाहर निकालता है और उसे लेकर के जाने लगता है अपने अड्डे पे। फिर वो जैसे ही अड्डे पे पहुंचता है वो सबसे पहले दांते को बेहोश करके नीचे गिरा देता है और कॉल करता है सू को। लेकिन थोड़ी देर के बाद सू यहाँ पे जैसे ही अंदर आती है माइक को लगता है कि ये कोई कातिल है, इसीलिए वो उस पे हमला करने जाता है। तब सू उसके अंडकोश पर वार करती है और माइक समझ जाता है कि ये सू। तब सू कहती है कि तुम यहीं पे प्रैक्टिस करते हो और वो ये बात भी बताती है कि वो भी एक कातिल बनना चाहती है। तब माइक उसे कहता है कि तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा कि तुम एक कातिल बनो, क्योंकि अगर एक बार तुम इस रास्ते पे चल पड़ी तो वापस जाने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। फिर अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पे एक और कातिल आता है जिसका नाम है साइलस और अब साइलस इन पे हमला करने वाला होता है। तभी ऐन वक्त पे एक और कातिल आ जाता है जिसका नाम है पोको और पोको एक क्लाउन के वेश में होता है, इसीलिए वो अपने हथौड़े से वार करता है साइलस पे। तो माइक यहाँ पे सू को बताता है कि पोको एक कातिल है और वो मुझे मारने आया है और दांते को, इसीलिए सू अब पोको पे हमला कर देती है। तो पोको एक फूल को सूंघता है और अब उसका पूरा शरीर सून पड़ जाता है, उसे अब दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। फिर वो अपना हथौड़ा उठाता है और उससे वार करता है माइक पे, इसीलिए माइक जा करके दूर गिरता है। लेकिन अब सू के सामने ही साइलस है, इसीलिए वो साइलस पे हमला कर देती है और दूसरी तरफ पोको हमला करता है माइक पे। वो उस पर बार बार अपना हथौड़ा चलाता है, तब माइक भी उस पर पलटवार करता है। लेकिन जब जब माइक यहाँ पे पोको को मारता है तब उसे दर्द नहीं होता बल्कि मजा आता है, इसलिए वो माइक को कहते रहता है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर माइक अलग अलग तरीके से उस पर हमला करता है, तब इस चीज को देख करके पोको अपने ही सर पे मारने लगता है क्योंकि दर्द में उसे मजा आ रहा है। और दूसरी तरफ सू यहाँ पे हमला कर रही है साइलस पे। साइलस एक अच्छा कातिल है लेकिन वो सू के सामने नहीं टिक पाता क्योंकि सू बहुत ही फुर्तीली है, इसीलिए वो साइलस को ऐसे ही मारती रहती है। और दूसरी तरफ माइक हमला करते रहता है पोको पे। तब साइलस गला दबा देता है सू का, लेकिन सू पलटवार करती है। फिर वो उसके गले में एक चैन फंसाती है और देखते ही देखते उसे जान से मार देती है। और दूसरी तरफ माइक हमला करता है पोको, वो उसे डंबल से मारता है और उसे मारने के बाद वो उसका हाथ तोड़ देता है, लेकिन इसमें भी पोको को मजा आता है। तब वो उसे एक किक मारता है और टेबल पे गिरा देता है। फिर वो एक बटन दबाता है और ऊपर से बारबल उसके गर्दन पे गिरा देता है, वो भी वेट के साथ। इसीलिए यहाँ पे पोको की गर्दन टूट जाती है और इसी के साथ पोको की मौत भी हो जाती है। तभी दांते इन्हें बताता है कि उसने घड़ी को बाहर निकाल दिया। तब सू माइक को कहती है कि उसने अपना पहला कत्ल कर दिया, इसीलिए वो एक कातिल बनने के लिए तैयार है। तभी दांते इन्हें घड़ी दिखाने लगता है। इसी वक्त यहाँ पे एक और कातिल आ जाता है जिसका नाम है ओयुमी। ओयुमी तलवार गले पे रख देता है दांते के। तब माइक उस पे बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तब तुम पहले आकर के मुझसे लड़ो और अगर तुम मुझसे जीत गए तब तुम दांते को मार देना। और ओयुमी भी इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है, इसीलिए वो ऊपर से नीचे कूदता है। तब उसे देखते ही सू जाती है उस पर हमला करने, लेकिन वो एक किक मारता है और सू जाकर के दूर गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब वो हमला कर देता है माइक पे और वो माइक को कड़ी टक्कर देता है। ओयुमी बहुत ही तेज है, इसीलिए वो एक के बाद एक पंचेस ऐसे ही बरसाते रहता है माइक पे। लेकिन माइक भी एक होशियार फाइटर है, इसलिए वो समझ जाता है कि ओयुमी आगे क्या करने वाला है और वो उसके सारे मूव्स को समझ जाता है। फिर एक वक्त के बाद वो ओयुमी को पीटने लगता है
और जब वो यूमी देखता है कि वो हारने वाला है तब वो चीटिंग करता है और अपनी तलवार उठा लेता है और तलवार से वो मारने ही वाला होता है माइक को। तभी यहाँ पर रे आ जाता है और वो गोली मार देता है यूमी और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तब रे को देखने के बाद माइक बहुत खुश होता है, लेकिन माइक को पता लगता है कि रे यहाँ पे दांते को मारने आया है, इसलिए वो बंदूक लेकर के आगे बढ़ने लगता है। तब माइक आकर के रे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो ऐसे ही रे के सामने गिड़गिड़ाते रहता है। तब अंत में रे छोड़ देता है दांते को और ये लोग दांते को लेकर के जाते हैं उसकी माँ के पास। फिर जब माइक दांते को उसके हवाले करता है तब जुजर बताती है कि उसने ही अपने बेटे की सुपारी दी थी और वही $9 मिलियन दे रही थी, लेकिन वो माइक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है क्योंकि अब तक उसने उसके बेटे को बचा रखा है। इसीलिए माइक इस बात को सुनने के बाद आश्चर्यचकित रह जाता है कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन अब माइक फ्रेड को लेकर के यहाँ से निकलने लगता है। तब जुजर अपने बेटे को पीटने लगती है और वो उसे डांटती है और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक चालू है। लेकिन ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और अब माइक को पैसों की परवाह नहीं है। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ से दूर आते हैं फ्रेड रे को देखता है। तब रे एक रिमोट निकालता है और वो जैसे ही बटन दबाता है यहाँ पे दांते की मौत हो जाती है। तब ये लोग खुशियां मनाने लगते हैं और वापस जाते हैं बार में। तब फ्रेड को अपनी गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है जिसे सू छुड़ा करके लाई है। उसकी गर्लफ्रेंड को सच में लोगों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि फ्रेड एक कातिल है, फ्रेड की गर्लफ्रेंड फिर से उसे छोड़ करके भाग जाती है और जल्दी ही इन्हें $9 मिलियन भी मिल जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने दांते को मारा है। क्योंकि जुजर अपने बेटे से परेशान हो गई थी, उसकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो हमेशा ही उसके लिए परेशानियों का सबब बना हुआ था। इसलिए जुजर ने अपने वादे को पूरा किया और इन्हें $9 मिलियन दिए और उन पैसों से ये लोग फिर से ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।